अरे बेटा, तेरा पेट देखकर तो लग रहा है कि तू 8वें या 9वें महीने से है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन तू ऐसी हालत में काम करने क्यों निकल रही है? तो ठीक है माँ, मैं ऑफिसर जरूर बनूंगी और फिर आपको ये तरबूज बेचने का काम कभी नहीं करना पड़ेगा। ललितपुर नाम के गांव में संतोष अपनी पत्नी रेखा के साथ रहा करता था। रेखा पेट से थी और बहुत ही जल्द माँ बनने वाली थी, इसीलिए संतोष और रेखा दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। रेखा, तुम देखना, हमारे घर में तुम्हारे जैसी ही एक प्यारी सी बेटी आएगी जिसका नाम मैं खुशी रखूंगा। अच्छा, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि हमारे घर में हमारा पहला बच्चा एक बेटा हो जो आपकी तरह ही समझदार और मेहनती हो। अरे, तुम्हें तो बच्चा भी मेहनती चाहिए। सच में तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। इसी तरह की खट्टी मीठी नोक-झोंक के साथ संतोष और रेखा का जीवन बीत रहा होता है। अब रेखा का 8वां महीना चालू हो चुका था, जहाँ एक तरफ रेखा और संतोष अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थे और अपनी छोटी सी नौकरी से भी अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत से ख्वाब सजा रहे थे। तो वहीं कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हाँ बाबा, मैं तुम्हारे लिए अचार ले आऊंगा। मेरी मैडम को और भी कुछ चाहिए क्या? संतोष रेखा से ये सब बातें कर ही रहा होता है कि अचानक से उसकी टक्कर एक कार वाले से हो जाती है और उस हादसे में संतोष का देहांत हो जाता है। हेलो संतोष, संतोष आप ठीक तो हो ना? संतोष, कुछ तो बोलिए। संतोष के आसपास खड़े लोग संतोष को उसके घर पहुंचा देते हैं और अपने पति को इस हालत में देखकर रेखा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उसके लिए तो मानो उसकी सारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। संतोष आप मुझे ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे, अभी अभी तो हमने अपनी जिंदगी शुरू ही की थी। भगवान भी कितना बुरा है, मेरे बच्चों को अपने बाप का चेहरा देखना भी नसीब नहीं। कुछ दिन तक तो यूं ही चलता रहा, लेकिन जब रेखा के पास घर में खाने के लिए भी सामान नहीं बचता है, तब बेचारी रेखा सोचती है कि लगता है अब इस पेट में पल रहे बच्चे के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। रेखा इधर उधर तलाश करती है तो उसे उसके कुछ बचाए हुए पैसे मिल जाते हैं। अगर मैं इन पैसों से घर का राशन ले आऊंगी तो वो कुछ दिन तक ही चलेगा, इसीलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं इन पैसों से और भी ज्यादा पैसे कमा पाऊं। ऐसा सोचकर रेखा बाजार जाती है और देखती है कि उसे इतने कम पैसों में क्या चीज मिल सकती है जिसे बेचकर वो मुनाफा कमा सके। बहुत तलाश करने के बाद उसे एक तरबूज की दुकान दिखाई देती है। ये तरबूज बेचने का धंधा भी अच्छा हो सकता है। तरबूज जल्दी खराब भी नहीं होते हैं और बाजार में इसकी मांग भी ज्यादा होती है। हाँ ठीक है, तो मैं आज से तरबूज बेचने का ही काम करूंगी। ऐसा सोचकर रेखा कुछ तरबूज खरीद लेती है और उन्हें बाजार ले जाकर बेचने लगती है। क्योंकि आज तरबूज थोड़े से ही थे, इसीलिए रेखा के सारे तरबूज एक दिन में ही बिक जाते हैं। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आज मैंने पहली बार तरबूज की दुकान लगाई और मेरे सारे तरबूज बिक गए। अब बस ऐसे ही काम चलता रहे तो अच्छा है। अगले दिन रेखा सुबह सुबह जाकर दोबारा से तरबूज खरीदकर उन्हें बाजार में बेचने के लिए बैठ जाती है। बाजार से गुजरने वाले कुछ लोग इसलिए तरबूज ले लेते हैं कि उन्हें जरूरत होती है, तो वहीं कुछ भले लोग रेखा का फूला हुआ पेट देखकर भी उसकी मदद करने के उद्देश्य से उससे तरबूज खरीद लेते हैं। अम्मा रेखा से पूछती है, अरे बेटा, तेरा पेट देखकर तो लग रहा है कि तू 8वें या 9वें महीने से है और जल्द ही बच्चे को जन्म देने वाली है। लेकिन तू ऐसी हालत में काम करने क्यों निकल रही है? तेरा पति तुझे परेशान करता है क्या? नहीं नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए मुझे अपने और अपने पेट में पल रहे बच्चे का ख्याल रखने के लिए ये तरबूज बेचने का काम करना पड़ रहा है। वरना जब तक मेरे पति थे तो उन्होंने तो हमेशा ही मुझे रानी बनाकर रखा था। रेखा की बात सुनकर वो बूढ़ी अम्मा भी रेखा से तरबूज खरीद लेती है
और आज भी उसके सारे तरबूज बिक जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, लेकिन अब रेखा के पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहने लगता है। इसीलिए रेखा कुछ दिनों तक बाजार नहीं जाती है। वह अपने आसपास की महिलाओं को भी अपने बारे में बता देती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब रेखा एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। और कुदरत की महिमा देखिए कि रेखा को एक प्यारी सी बेटी ही होती है, जो रेखा के पति संतोष की मनोकामना थी। रेखा को संतोष की बात याद होती है, इसीलिए वह अपनी प्यारी सी बेटी का नाम खुशी ही रखती है। तुम्हारे पापा चाहते थे कि उन्हें एक प्यारी सी बेटी हो जिसका नाम वो खुशी रखें, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम खुशी रखा है। तुम हमेशा खुश रहना और मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं तुम्हारे लिए हर वो चीज करूंगी। रेखा ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था, इसीलिए वह तरबूज बेचने के लिए बाजार नहीं जा सकती थी। और यही सब देखते हुए रेखा के मोहल्ले वाले कुछ दिनों तक रेखा की मदद करते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद से ही स्वाभिमानी रेखा दोबारा से तरबूज बेचने के काम पर निकल जाती है। धीरे धीरे समय बीतता है। तरबूज बेचकर ही रेखा ने अपनी बेटी का एक अच्छे स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था, लेकिन अब उसकी तबीयत खराब रहने लगी थी। माँ, आपकी तबीयत खराब रहती है, इसके बाद भी आप काम करने के लिए जाती हैं। आप कहो तो कल से मैं भी आपकी मदद के लिए बाजार चला करूं? नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी तरह बाजार में तरबूज बेचो। मेरा तो सपना है कि तुम खूब पढ़ लिख कर एक दिन एक ऑफिसर बनो। तो ठीक है माँ, मैं ऑफिसर जरूर बनूंगी और फिर आपको ये तरबूज बेचने का काम कभी नहीं करना पड़ेगा। दिन यूं ही बीतते हैं, लेकिन अब बढ़ती उम्र के साथ साथ रेखा की तबीयत और भी ज्यादा खराब रहने लगती है। और एक दिन रेखा बाजार में ही चक्कर खाकर गिर जाती है, जहां से उसे अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह बच नहीं पाती है। अब बेचारी खुशी पूरी तरह से अनाथ हो चुकी थी। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने अपने पिता को तो कभी नहीं देखा था। मेरे पास एक मेरी माँ ही थी, आपने उसे भी मुझसे छीन लिया। और कुदरत का खेल देखिए कि जिन परिस्थितियों का सामना रेखा को करना पड़ा था, वही सब परिस्थितियां आज खुशी के सामने भी आ खड़ी हुई थी। बेचारी खुशी को भी छोटी सी उम्र में ही अपनी माँ की ही तरह बाजार में तरबूज बेचने का काम करने जाना पड़ता है। लेकिन क्योंकि खुशी आज के समय की समझदार बच्ची थी, इसीलिए वह डिसाइड करती है कि वह आम लोगों की तरह बाजार में तरबूज नहीं बेचेगी, बल्कि इसके लिए वह पास के ही एक रेलवे स्टेशन में जाकर तरबूज बेचने लगती है, जहां उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। कुछ दिनों बाद खुशी थोड़ा और दिमाग लगाती है और अब वह तरबूज का फल न बेचकर अच्छे दामों में तरबूज का रस बेचने लगती है, जिससे उसकी कमाई दिन ब दिन बढ़ती जाती है। लेकिन खुशी को अपनी माँ का सपना याद होता है, इसीलिए वह दिन में रेलवे स्टेशन पर तरबूज का रस बेचने का काम किया करती थी और रात में आकर मन लगाकर पढ़ाई करती थी। और एक दिन वह अपनी माँ का सपना सच करते हुए एक गवर्नमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए सिलेक्ट भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रेलवे स्टेशन पर तरबूज का रस बेचने वाली अनाथ बेटी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।